Now we are going to start a new section, that is the endocrinology. And in this section, the most important topic that we are going to start first is the diabetes mellitus. Diabetes mellitus is a very common and the most important clinical condition in the medical science, because it involves body system from head to toe. सो इसी वजह से इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. तो टाइम से ये बगैर चलते हैं. डायबिटीज़ मेलाइटिस का ये टॉपिक बहुत लेंथी था, सो आई हैव divided this topic into the three parts: part 1, part 2 and part 3. In part 1 we will discuss the definition, types of the diabetes, difference between the types, and then pathogenesis and clinical features of the diabetes. While in part 2 we will discuss in detail about the investigations and the treatment of the diabetes, and in part 3 we will discuss the complications of the diabetes. So coming towards the first part, definition: the diabetes mellitus is actually a clinical condition characterized by the hyperglycemia due to defect in secretion or action of the insulin. अब इससे पहले कि आपको ये बताऊं कि नॉर्मल जो फिज़ियोलॉजी है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारी ब्लड ग्लूकोज ज़ाहिर है स्पाइक करना शुरू हो जाती है. जैसे जैसे ब्लड ग्लूकोज बढ़ती चली जाती है, पेनक्रियास की बीटा सेल्स स्टिमुलेट होती हैं और उसके नतीजे में इंसुलिन की सिक्रेशन भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है. अब इंसुलिन का काम ये होता है कि जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को ब्लड से निकाल कर सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है, यानी कि सेल पेरिफेरल यूटिलाइजेशन कराती है ग्लूकोज की. सो ऐसी कंडीशन जिसमें ये इंसुलिन या तो मौजूद ना हो या इसका जो फंक्शन है ट्रांसपोर्ट का ये डिफेक्टिव हो जाए, तो नतीजे में ये होता है कि जो ब्लड ग्लूकोज है वो ब्लड में तो रहता है लेकिन सेल में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता. एंड यही वो कंडीशन जिसको हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं. सो आई अगेन रिपीट द डेफिनेशन. It is a clinical condition characterized by hyperglycemia due to the defect in secretion or action of the insulin. इसी दो वर्ड के बेसिस पर इसके दो बेसिक टाइप्स हैं. वो क्या हैं? टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़. टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन की सिक्रेशन नहीं होती, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन सिक्रेट होता है लेकिन उसका एक्शन जो होता है वो डिफेक्टिव होता है, वो फंक्शन लेस होती है. So first we discuss the type 1 diabetes. Type 1 diabetes is also called the insulin dependent diabetes, क्योंकि इसकी लाइफ लॉन्ग थेरेपी इंसुलिन ही होती है, इसलिए इसको इंसुलिन डिपेंडेंट कहा जाता है. एंड आल्सो कॉल्ड द जुवेनाइल डायबिटीज़ बिकॉज यूजुअली अराइज इन द यंग एज. सो in type 1 diabetes there is a defect in insulin secretions as a result of destruction of the beta cells of the pancreas. और ये डिस्ट्रक्शन बीटा सेल्स की क्यों होती है? दिस इज़ ड्यू टू दी टी सेल मेडिएटेड ऑटो इम्यूनिटी. बॉडी में ऑटो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो बीटा सेल्स पेनक्रियास के डिस्ट्रॉय करता है. बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो गए तो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होगी. सिम्टम यूजुअली अपीयर्स व्हेन 70 to 90% ऑफ द बीटा सेल्स आर डिस्ट्रॉयड. ये कंडीशन हालांकि बचपन से होती है लेकिन इनकी सिम्टम्स तभी अपीयर होते हैं जब इनकी 70 to 90% बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. Coming to other risk factors, the most common risk factor is the genetics, because there is a strong genetic susceptibility and about 95% cases carry the HLA-DR3 and DR4 genes. नंबर 2, ऑटो इम्यूनिटी. एक फैक्ट है, याद कर लें कि जब भी बॉडी में आपको एक ऑटो इम्यून डिजीज़ मिले तो हमेशा सस्पेक्ट करें कि उस बॉडी में दूसरा ऑटो इम्यून डिजीज़ भी होगा. सो दिस इज़ अ फैक्ट. वायरल इन्फेक्शन लाइक कोक्साकी वायरस, एपिस्टीन बार वायरस, साइटोमेगालोवायरस में प्रेसिपिटेट द कंडीशन. एंड समटाइम डाइटरी फैक्टर्स लाइक स्मोक्ड फूड यानी जो बारबेक्यूज़. Smoked food not only is a risk factor of the diabetes, but it's also a risk factor of the gastric carcinoma. And this is the reason why the Chinese people develop the gastric carcinoma, because they usually they consume heavily the smoked food. Now coming toward the type 2 diabetes. Type 2 diabetes में जो पैथोजेनेसिस यही होती है कि इंसुलिन सीक्रेट तो होती है लेकिन इंसुलिन का जो फंक्शन है वो डिफेक्टिव होता है, वो
अपटेक नहीं करा सकती है सेल्स में ग्लूकोज की। इसको हम लोग नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस किसी ज़माने में कहते थे, लेकिन अब ये ऐसा नहीं है। किसी ज़माने में इस बेसिस पर कहते थे कि इसमें इंसुलिन की ट्रीटमेंट नहीं दी जाती थी, लेकिन आजकल आप देखें कि हर टाइप 2 डायबिटीज़ लास्ट स्टेज में इंसुलिन से ही कंट्रोल होती है। सो ये एक फ़नी फिगर दी गई है आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेनक्रियाज हैं, और पेनक्रियाज के साथ एक की है, की यानी कि डेट रिफर्स टू द इंसुलिन, एंड इन दिस इंसुलिन ओपन्स द डोर ऑफ द सेल्स की जो चैनल्स हैं उनको ओपन कर दिए, और ये जो कैंडीज़ हैं दीज आर एक्चुअली द ग्लूकोज। सो द इंसुलिन फैसिलेट्स द एंट्री ऑफ द ग्लूकोज इनटू द सेल। यहाँ दूसरी फिगर में है कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि पेनक्रियाज भी नॉर्मल है, बिकॉज ऑफ यू कैन सी दैट देयर इज़ नो एनी क्रॉस लाइन ऑन द पेनक्रियाज। इंसुलिन भी नॉर्मल है, उस पर भी कोई क्रॉस नहीं है, इंसुलिन भी सीक्रेट हो रही है, लेकिन जो इसका एंट्री कराने का जो फंक्शन है उस पर क्रॉस है, वो डिफेक्टिव है, जिसकी वजह से ग्लूकोज सेल्स के अंदर इंटर नहीं हो पाता। अच्छा, अब रिस्क फैक्टर्स की बात करेंगे। सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर है जेनेटिक्स। नंबर 2 है लाइफ स्टाइल चेंजेस, जो आजकल की ने लाइफ स्टाइल चेंज कर ली है, जैसे कि ओवर ईटिंग, लेस फिजिकल एक्टिविटी, तो दिस इज़ आल्सो रिस्क फैक्टर ऑफ द डायबिटीज़। Now coming towards the very important aspect of the diabetes, that is the differentiation between the type 1 and type 2 diabetes, and this is very high from exam point of view. So in type 1 diabetes the etiology is autoimmunity, while in type 2 this is the genetics and lifestyle changes. पैथोलॉजी देखेंगे, टाइप 1 में इंसुलिन सीक्रेट ही नहीं होती, और टाइप 2 में इंसुलिन का फंक्शन डिफेक्टिव होता है। एज ऑफ ऑनसेट टाइप 1 यूजुअली बिफोर बिलो 40s में डेवलप होती है, जबकि टाइप 2 अबव 40s वाले पेशेंट में डेवलप होती है। बॉडी वेट की बात करें तो टाइप 1 के जो पेशेंट्स होते हैं यूजुअली दे आर लीन, एंड टाइप 2 में यूजुअली पेशेंट्स आर ओबेस। ट्रीटमेंट के हवाले से करें तो टाइप 1 की जो ट्रीटमेंट होती है डाइट और इंसुलिन पर डिपेंडेंट होती है, जबकि टाइप 2 की जो ट्रीटमेंट होती है उसमें डाइट, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, एक्सरसाइज एंड फाइनली इंसुलिन आती है। उसके बाद इस कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, वैसे तो डायबिटीज़ चाहे टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, वो सिर से लेकर पैरों तक तमाम सिस्टम का बेड़ा गर्क करती है, लेकिन हम यहाँ पर स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो इनमें डिफरेंस है। टाइप 1 में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डेवलप होती है, जबकि टाइप 2 में नॉन कीटोटिक डायबिटिक कोमा डेवलप होती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये तो बेसिक टाइप्स हैं टाइप 1 एंड टाइप 2। देयर आर सम वेरिएंट टाइप्स ऑफ द डायबिटीज़। फॉर सपोज सेकेंडरी डायबिटीज़। सेकेंडरी डायबिटीज़ का मतलब है इट्स अ टाइप ऑफ डायबिटीज दैट डेवलप्स इन अ पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी सम अदर पैथोलॉजी, कोई और पैथोलॉजी उनमें है जिसकी नतीजे में डायबिटीज़ डेवलप हुई है, तो उसको सेकेंडरी डायबिटीज़ कहते हैं। फॉर सपोज हाइपर पिट्यूटरिज्म, ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटिंग जो ग्लैंड है, ग्रोथ हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, ग्रोथ हार्मोन की एडिनोमा हो गई, उसमें एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट हो रहा है। अब जितना ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होता है वो ब्लड ग्लूकोज को उतना ही बढ़ाता है, एंड हैंस जब ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगी, हाइपरग्लाइसेमिया होगी, तो पेशेंट को डायबिटीज़ डेवलप होगी। इसीलिए समटाइम्स ग्रोथ हार्मोन को डायबिटोजेनिक हार्मोन भी कहा जाता है। इस तरह दूसरी कंडीशन है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म जो पेशेंट में डेवलप होती है तो उनकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, और सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है तो कैटेकोलामाइंस की सीक्रेशंस बढ़ जाती है, और कैटेकोलामाइंस जो है ब्लड ग्लूकोज को रेज करते हैं, एंड अगेन हाइपरग्लाइसेमिया डेवलप्स एंड पेशेंट में डेवलप दी डायबिटीज़। समटाइम्स देयर इज़ ए पेनक्रेटाइटिस और हीमोक्रोमेटोसिस। पेनक्रेटाइटिस होगी, इंसुलिन सिक्रेटिंग जो सेल्स हैं, बीटा सेल्स, उनकी इन्फ्लेमेशन होगी, उनकी डक्ट्स की इन्फ्लेमेशन होगी, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि इंसुलिन सीक्रेट नहीं हो पाएगी, और इंसुलिन जब सीक्रेट नहीं हो पाएगी तो पेशेंट को डायबिटीज़ डेवलप होगी। कशिंग सिंड्रोम हो या फियोक्रोसाइटोमा, सो दिस आर द पैथोलॉजी ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। कशिंग सिंड्रोम में या फियोक्रोसाइटोमा, इसमें एक्सेसिव स्टेरॉइड जो है कि सीक्रेट होना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली द ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। तो जब ये ग्लूकोकार्टिकॉइड्स एक्सेसिव सीक्रेट होंगे तो ग्लूकोज जो है ब्लड की इंक्रीज़ करेंगे, इसलिए इस हार्मोन को भी डायबिटोजेनिक हार्मोन कहा जाता है। सो पेशेंट में डेवलप द डायबिटीज़। Now coming towards the another
टर्म डेट इज़ कॉल्ड द सिंड्रोम एक्स, और ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है वाइवास में, व्हाट इज़ सिंड्रोम एक्स। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द मेटाबॉलिक सिंड्रोम और रिविन सिंड्रोम। सिंड्रोम एक्स में 5 हाइपर कंडीशंस डेवलप होती हैं। नंबर 1 कौन सी? हाइपरग्लाइसीमिया। नंबर 2 हाइपर इंसुलिनीमिया। नंबर 3 हाइपर यूरेस्मिया। नंबर 4 हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया एंड नंबर 5 हाइपरटेंशन। याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने एक इसको निमोनिक तौर पर ईजी बनाया। सपोज का एक पेशेंट को हाई ब्लड शुगर है, हाइपरग्लाइसीमिया है, तो जितनी ज़्यादा शुगर बढ़ती है उतनी ज़्यादा इंसुलिन सीक्रेट होती है, सो पेशेंट विल डेवलप दी हाइपर इंसुलिनीमिया। और जब पेशेंट को शुगर होगी, डेवलप होगी, तो पेशेंट को पॉलीफेजिया होगी, ज़्यादा खाएगा तो उसकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगी, जिसको हम लोग कहेंगे हाइपर कोलेस्ट्रीमिया। जितना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा उतनी ज़्यादा हाइपरटेंशन डेवलप होगी, और जितनी ज़्यादा हाइपरटेंशन डेवलप होगी उतनी उसकी किडनी स्वेल होंगी और पेशेंट को हाइपर यूरेसिमिया डेवलप होगा। सो ये कोई बुक में नहीं लिखा, दिस इज़ निमोनिक, यानी कि याद करने के लिए एक इस तरह से सिनेरियो बनाया हुआ है। उसके बाद आते हैं तीसरा वेरिएंट टाइप है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग। जिस तरह मैंने बताया कि टाइप 2 डायबिटीज़ यूजुअली 40 ईयर्स के बाद डेवलप होती है, लेकिन अगर यही टाइप 2 डायबिटीज़ 40 से पहले डेवलप हो यंग पेशेंट में, तो उसको कहते हैं मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग। उसके बाद है लेटेंट डायबिटिक्स। लेटेंट डायबिटिक्स बेसिकली उन पर्सनस को कहा जाता है जो कि वैसे तो नॉर्मल रहते हैं, उनकी अगर हम लोग ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराएं तो हमें नॉर्मल मिलेगी, लेकिन जब वही पर्सन किसी स्ट्रेस वाली कंडीशन में आ जाते हैं, फॉर सपोज अगर उनकी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ या ट्रामा हुआ या उनकी सर्जरी हुई या प्रेगनेंसी हो रही है, तो उस दौरान बॉडी में स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है या समटाइम मेंटल स्ट्रेस भी। जैसे ही बॉडी में मेंटल स्ट्रेस शुरू होता है तो उसकी जो ब्लड ग्लूकोज है वो फ्लक्चुएट करना शुरू हो जाती है, और हम जो जीडीटी टेस्ट कराते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, वो हमें वेरिएबल मिलती है। सो इस वजह से इन पेशेंट्स को, इन पर्सनस को लेटेंट डायबिटिक्स कहते हैं। उसके बाद है पोटेंशियल डायबिटिक्स। ये तो इजी है, अगर वालदेन में हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, मदर फादर दोनों हिस्ट्री है, और जो बेबी है फॉर सपोज वो भी ओबेस है, लेस फिजिकल एक्टिविटी है, तो उसका मतलब है कि उसमें हाईएस्ट रिस्क है डायबिटीज़ का, तो ऐसे पेशेंट को हम लोग पोटेंशियल डायबिटिक्स कहते हैं। मीन्स द पर्सनस हु आर एट अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़ ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी। अब हम डिस्कस करने जाएंगे पैथोफिजियोलॉजी। अगर इसको समझ ली तो पूरी डायबिटीज़ समझना आसान हो जाएगी, अगर इसको नहीं समझा तो फिर आप कुछ भी नहीं समझ सकेंगे। तो चलते हैं पैथोफिजियोलॉजी में। डिफेक्टिव इंसुलिन सिक्रेशन और डिफेक्ट ऑफ द फंक्शन रिजल्ट्स इन द हाइपरग्लाइसीमिया इन 2 ways। 2 तरीक़ों से हाइपरग्लाइसीमिया डेवलप होती है। वो कौन से? नंबर 1, डिक्रीज पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। जिस तरह मैंने बताया था कि इंसुलिन का काम होता है कि ब्लड से ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करना सेल में, इसको हम लोग पेरिफेरल यूटिलाइजेशन भी कहते हैं। सो अगर ये पेरिफेरल यूटिलाइजेशन डिक्रीज़ हो जाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट नहीं होगी और ग्लूकोज ब्लड में ही पड़ी रहेगी, स्टेसिस होगी, उसकी लेवल इंक्रीज़ होती चली जाएगी, तो हाइपरग्लाइसीमिया डेवलप होगी। दूसरा, ये इंक्रीज ग्लूकोज रिलीज फ्रॉम द लिवर। लिवर से एक्सेसिव ग्लूकोज रिलीज होना शुरू हो जाती है। अब ये कौन सी बला आ गई? एक तो पहले ब्लड में ग्लूकोज है, फिर लिवर क्यों ग्लूकोज बना रहा है, उसका रीज़न अगले पैरा में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने टर्म उठाते हैं डिक्रीज पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज। जब ग्लूकोज की पेरिफेरल यूटिलाइजेशन नहीं होगी, ब्लड से ग्लूकोज सेल्स में ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की स्टेसिस होगी, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ होता चला जाएगा। अब वो ब्लड में ग्लूकोज, हाइपरग्लाइसीमिया है, ब्लड तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रही है, सर्कुलेट हार्ट में जा रही है, उसके बाद लंग्स में जा रही है फॉर सपोज, और अल्टीमेटली किडनी से पास होती है जहाँ पर उनकी फिल्ट्रेशन होती है। और जिस तरह आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा हुआ होगा कि किडनी में जब ब्लड जाती है तो ब्लड में जो इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें फॉर सपोज सोडियम है, पोटाशियम है, ग्लूकोज है, तो किडनी उनकी रीअब्जॉर्प्शन कराता है, उनको लॉस नहीं होने देता। ग्लूकोज के हवाले से किडनी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि किडनी देखता है कि जब ब्लड में 180 mg तक ग्लूकोज आ रही है तो उसको वो फ़िल्टर कर लेता है, यानी कि किडनी की इतनी कैपेसिटी है कि वो 180 mg परसेंटेज तक ये ग्लूकोज को फ़िल्टर कर सकता है। लेकिन अगर 180 से 190 ग्लूकोज हो गया या 200 हो गया,
तब ये किडनीज़ की जो कैपेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। किडनी कहता है कि मेरी जो ड्यूटी है 180 mg% को, उसको ही मैं सिर्फ फ़िल्टर करूँगा, बकाया जो ऊपर बच रही है 10% या जो है 20% ग्लूकोज बच रही है, उस सारे को उसने यूरिन में लॉस कर देना होता है। वो कहता है कि ये मेरी ड्यूटी नहीं है, इसको मैं लॉस करूँगा। इस तरह से क्या होता है कि ग्लूकोज यूरिन में आना शुरू हो जाता है और उसको हम लोग ग्लाइकोज यूरिया कहते हैं। अब यूरिन में ग्लूकोज आना शुरू हो गया, यूरिन क्या हो जाएगी, कंसनट्रेटेड हो जाएगी, यानी कि सॉल्यूट अगर किसी सॉल्यूशन में ज़्यादा हो जाता है तो कंसनट्रेट हो जाता है। फॉर सपोज एक पानी है, पानी की ग्लास में पानी है, उसमें अगर आप नमक मिलाते जाएंगे, नमक या शुगर डालते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो गाढ़ा हो जाएगा, वो कंसनट्रेटेड हो जाएगा, उसकी ऑस्मोलेलिटी बढ़ जाएगी। तो फिर क्या होता है कि जब भी आपने पढ़ा होगा कि जब भी किसी भी सॉल्यूशन की ऑस्मोलेरिटी बढ़ जाती है, यानी कि वो हाइपर ऑस्मोलर हो जाता है, तब वाटर जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। सेम वे कि जब यूरिन में ग्लूकोज बढ़ता चला गया, यूरिन कंसनट्रेट हो गया और यूरिन की ऑस्मोलेरिटी बढ़ गई, तो यूरिन अब क्या करेगा, बॉडी की वाटर को अट्रैक्ट करेगा और अब खुद को डाइल्यूट करना चाहेगा, वाटर को अट्रैक्ट करके अपनी तरफ लाएगा और ख़ुद को डाइल्यूट करेगा, जिसकी वजह से एक्सेसिव यूरिन पास होगा, जिसको हम लोग पोलीयूरिया कहते हैं। तो ये आ गई पहली सिम्टम डायबिटीज़ की कि पोलीयूरिया कैसे डेवलप होती है। अब पोलीयूरिया हो रही है, एक्सेसिव वाटर लॉस हो रहा है बॉडी से, बॉडी डिहाइड्रेशन में जाएगी। पेशेंट जब देखेगा कि डिहाइड्रेशन हो रही है, बंदा देखेगा तो उसको प्यास ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगी। ये दूसरी क्लिनिकल फीचर है जिसको हम लोग पोलीडिप्सिया कहते हैं। अब आपको पता चल गया कि पोलीयूरिया और पोलीडिप्सिया का मैकेनिज्म क्या है। अब ये डिस्कस किया था कि हाँ, तो अब हम बात कर रहे थे कि जैसा मैंने बताया था कि ग्लूकोज जब ब्लड में ज़्यादा बढ़ता है तो इंसुलिन का काम होता है कि उस ब्लड के ग्लूकोज को सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करना। अब ऊपर जिस तरह हमने डिस्कस किया कि ये जो पेरिफेरल यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही, तो क्या हो रहा था कि ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जा रहा था, हाइपरग्लाइसीमिया हो जा रही थी। लेकिन यहाँ पर एक सोचने की बात है, जब सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिलेगी तो सेल्स के अंदर तो हाइपोग्लाइसीमिया हो गई, सेल्स तो स्टारवेशन में चले गए। अब सेल्स को मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, वो समझेगा कि बाहर ग्लूकोज है ही नहीं जो मुझे ट्रांसपोर्ट हो, जो मुझे मिले। तो सेल्स क्या करेगा, सेल विल स्टार्ट सेल सिग्नलिंग, सेल सिग्नल्स देना शुरू करेगा, बॉडी में कंपनसेटरी मैकेनिज़्म को एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा। सेल्स के सिग्नल ब्रेन में जाएंगे, ब्रेन फिर इस नतीजे में सिग्नल भेजेगा लिवर को कि आप ग्लूकोज को बनाना शुरू करें, क्योंकि लिवर में ही आपने पढ़ा है कि ग्लूकोजेनेसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। तो लिवर में जैसे ही मैसेज आया तो लिवर क्या करेगा, ग्लूकोज को बनाना शुरू करेगा बाय प्रोसेसेस। नंबर 1 ग्लूकोजेनेसिस एंड नंबर 2 ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये क्या है, ये आपने बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि अगर ग्लूकोज की फॉर्मेशन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से हो तो उसको ग्लूकोजेनेसिस कहते हैं, लेकिन अगर ग्लूकोज की फॉर्मेशन नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से हो तो उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो लिवर दोनों ही प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है, क्योंकि सेलुलर स्टार्वेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है एंड सेल जो है कि एनारोबिकली वर्क करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनती है बॉडी में। उसके अलावा एनर्जी कम होती है, जिसकी वजह से पेशेंट को वीकनेस और थकावट होना शुरू हो जाती है। इस वीकनेस थकावट होने की वजह से पेशेंट को भूख ज़्यादा लगती है, जिसको पॉलीफेजिया कहते हैं। तो ये तीसरा वर्ड आपका आ गया पॉलीफेजिया। तो आपने सुना होगा कि डायबिटीज़ की 3 ट्रायड हैं, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। तो ये आपने पूरा मैकेनिज्म समझ लिया कि आखिर होते कैसे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि दूसरा जो हमने था कि हाइपरग्लाइसीमिया 2 तरीक़ों से होती थी ना, एक नंबर 1 डिक्रीज पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज एंड नंबर 2 इंक्रीज ग्लूकोज रिलीज फ्रॉम द लिवर। जब लिवर देखेगा कि सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिल रही तो अपने एक 2 प्रोसेस स्टार्ट करेगा, ग्लूकोजेनेसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इस दोनों प्रोसेस के दौरान क्या होगा कि जो बॉडी के बायोमॉलिक्यूल्स हैं, फॉर सपोज ग्लाइकोजन है उसकी ब्रेकडाउन होगी, लिपिड्स हैं उनकी ब्रेकडाउन शुरू होगी, प्रोटीन्स हैं उनकी ब्रेकडाउन शुरू होगी। इन सब की ब्रेकडाउन से क्या होगा, अल्टीमेटली ग्लूकोज बनना शुरू हो जाएगा।
तो ये क्या हो गया, एक तो पहले ही ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा थी, ऊपर से लिवर ने भी बनाना शुरू कर दिया, तो सो ए विशियस साइकिल विल स्टार्ट। तो बहरहाल ये हमने समझ लिया कि बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है। जब फैट की ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगी तो ज़ाहिर है बंदा जो है कि स्मार्ट हो जाएगा, उसका वज़न कम हो जाएगा, पेशेंट लीन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई द पेशेंट्स ऑफ द टाइप 1 डायबिटीज़ आर लीन। ओके। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि जब एक्सेसिव लिपिड्स की ब्रेकडाउन हो रही है तो ज़ाहिर है आपने पढ़ा होगा कि लिपिड्स में कीटोन बॉडीज़ होती हैं। सो जितनी ज़्यादा लिपिड्स ब्रेकडाउन होगी उतनी ज़्यादा कीटोन बॉडीज़ हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होंगी, और जितनी ज़्यादा कीटोन बॉडीज़ एक्यूमुलेट होंगी उतनी ज़्यादा कीटोएसिडोसिस डेवलप होगी। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई पेशेंट ऑफ द टाइप 1 डायबिटीज़ डेवलप्स द डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। उसके बाद एक कि जब हाइपरग्लाइसीमिया होती है तो वो एंजियोपैथी और न्यूरोपैथी कराती है। इसको हम लोग लास्ट कॉम्प्लिकेशन के पार्ट में समझेंगे कि एंजियोपैथी और न्यूरोपैथी क्या होती है। यही दो कंडीशन है, एंजियोपैथी और न्यूरोपैथी, जो सिर से लेकर पैरों तक जितने भी सिस्टम है उनका बेड़ा गर्क करती है। अच्छा, आते हैं क्लिनिकल फीचर की तरफ। क्लिनिकल फीचर बताने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, आपने समझ लिया कि पेशेंट की जो ट्रायड है वो यही है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। उसके अलावा डिलाइड वूंड हीलिंग, ये एंजियोपैथी की वजह से होता है कि ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती और वूंड जो है कि हील नहीं हो पाता। डायबिटिक फूड कॉमन होता है, वी विल डिस्कस इन डिटेल एक्चुअली कि डायबिटीज़ पेशेंट ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सिम्टम के साथ आएँ, उनके जो कॉम्प्लिकेशंस एक्चुअली वो डेवलप हो जाते हैं और फिर उन कॉम्प्लिकेशंस के साथ हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, फिर डायग्नोसिस होती है कि इनको डायबिटीज़ है। पीरियोडाइटिक बल्बी एंड बेलेनाइटिस, जिस तरह मैंने बताया कि यूरिन में ज़्यादा ग्लूकोज पास होता है, तो ग्लूकोज तो अपने पता है कि माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया और फंगस की फेवरेट फूड है। तो जब यूरिन से ग्लूकोज पास होगा तो जो यूरिनरी एरियाज़ है या जेनाइटल एरियाज़ हैं वहाँ पर एक्सेसिव ग्लूकोज की कंसनट्रेशन होगी, तो वहाँ की जो अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया और फंगस हैं वो वहाँ ग्रोथ करना शुरू होंगी, और फीमेल में पीरियोडाइटिस वल्वी और मेल में बेलेनाइटिस डेवलप होगा, और रिपीटेड यूटीआई दोनों में डेवलप हो सकता है। अच्छा, पेशेंट में प्रेजेंट विद अदर सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन, वो डिपेंड करता है कि कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व है। सो विद दिस वी एंड अवर फर्स्ट सेक्शन ऑफ द डायबिटीज़ मेलाइटिस।